हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 10-13 क्वेश्चन तक कराया था, उसी के आगे से मैं इसमें कराऊंगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन से। और है आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी में संरक्षण, शिक्षा, संपत्ति, उपाधि। तो हमारा आंसर क्या होगा? गिरफ्तारी में संरक्षण। क्या है आर्टिकल जो 22 में है वो किससे संबंधित है ना? वो है अनुच्छेद जो है 22 है वो गिरफ्तारी में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। गिरफ्तारी व्यक्ति को जो अपन जब किसी कोई पुलिस जो है वो किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसको 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। उसे अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। हालांकि निवारक निरोध के मामलों में कुछ विशेष प्रावधान लागू होते हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने में सहायक है। आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी का निषेध, धर्म, चुनाव, संसद। वो है मानव तस्करी का निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। सामाजिक शोषण को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है। इससे मानव गरिमा की रक्षा होती है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम निषेध, संपत्ति, समानता, मंत्रिपरिषद। वो है बाल श्रम निषेध से संबंधित है। 24 किससे है? बाल श्रम निषेध से संबंधित है। आर्टिकल 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित नहीं किया जा सकता। इसके उद्देश्य बाल श्रम को रोकना है ना? इसका उद्देश्य बाल श्रम को रोकना है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की रक्षा करता है। सरकार ने इसके समर्थन में कई कानून बनाए हैं। यह बाल अधिकारों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण प्रावधान है। आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से, शिक्षा से, रोजगार से या चुनाव से। तो वो संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। जो धर्म की स्वतंत्रता है वो गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता का आधार यही अनुच्छेद है। जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है, हमारा भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्षता है। उसका आधार यही आर्टिकल से है। धार्मिक जो है वह सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 26 से किससे संबंधित है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, संपत्ति, राष्ट्रपति, संसद। वह है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। आर्टिकल 26 में क्या है कि आर्टिकल जो 26 में है वो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। वे धार्मिक और दान संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। यह भी सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन है। धार्मिक स्वतंत्रता को संस्थागत रूप देता है। यह धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को संतुलित करता है। आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, संपत्ति, न्यायपालिका, आपातकाल। हमारा आंसर होगा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। आर्टिकल 29 जो है वो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। कोई भी नागरिक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। राज्य किसी नागरिक के साथ प्रवेश में भेदभाव नहीं कर सकता। यह विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 30 किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 30 है वो अल्पसंख्यक और शैक्षिक संस्थाएं, चुनाव, संसद, राष्ट्रपति। तो वो है 30 जो है वो अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित है। आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। राज्य इन संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यह सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में सहायक है। शिक्षा के माध्यम से अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। यह संविधान की समावेशी भावना दर्शाता है। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार, संपत्ति, ग्राम पंचायत, वित्त।
वह है संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी की जा सकती है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। यह अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। न्यायिक संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आर्टिकल 22 जो है आर्टिकल 39 के से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति चुनाव संपत्ति। आर्टिकल जो 39 है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आर्टिकल जो है वो 39 राज्य को समान वेतन, संसाधनों का समान वितरण और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? वो है ग्राम पंचायत, संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। वो है हमारा ग्राम पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 40 जो है वो राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है। यह स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है, ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करता है। पंचायती राज व्यवस्था इसी से प्रेरित है, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाता है। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? वह समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। आर्टिकल जो 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना है। यह नीति निर्देशक तत्व है, अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। सामाजिक एकता और समानता को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 51 में क्या है? आर्टिकल 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य, संपत्ति, शिक्षा, संसद। तो हमारा आंसर क्या होगा? 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को बताता है। यह 42 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें संविधान का सम्मान करना और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना शामिल है। पर्यावरण की रक्षा करना भी कर्तव्य है। नागरिक जिम्मेदार को मजबूत करता है। आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, पंचायत। वह है कि राष्ट्रपति है ना, मतलब 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है। वह कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। यह पद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। मतलब जो भी देश का काम होता है, जो भी डील होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, है ना। लेकिन प्रमुख कौन होता है उसका? वो है कि प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 54 जो है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद, वित्त। तो राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह प्रत्यक्ष चुनाव है। संघीय ढांचे को संतुलित करता है। आर्टिकल जो है 74 किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका, पंचायत। वो है मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? वह है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यह संसदीय प्रणाली का आधार है, लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 76 जो है किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी से संबंधित है। 76 जो है वो भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। वह सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वह संसद में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद जो है वो 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन, चुनाव, संपत्ति। तो वो है संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है। संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। यह संविधान को लचीला और गतिशील बनाता है। मूल संरचना सिद्धांत के अधीन संशोधन किया जा सकता है। तो चलिए, अपने ये हो गए प्रमुख आर्टिकल्स। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।